नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम वंशज है राणा के, हार तो हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं, हार तो हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे 10 दिसंबर 2020 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 प्रश्नों को अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों क्लास में अंत तक जरूर बने रहें, और यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों हमारी इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल अजय गुरुकुल पर प्रोवाइड हो जाएगी, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों बिना किसी देर की आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, कह रहा बजट 2020-21 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में नए करदाताओं की संख्या कितनी बढ़ी है। कह रहा है कि दोस्तों बजट 2020-21 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में नए करदाताओं की संख्या कितनी बढ़ी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 60 लाख जो है करदाताओं की जो है संख्या बढ़ गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा देगा निम्नलिखित में से किस वर्ष में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 से जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर शब्द हटा दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1956। क्या हो जाएगा? 1956। उसके बाद में दोस्तों हमारा 31 अक्टूबर कब? 31 अक्टूबर 2020 को 31 अक्टूबर 2020 को क्या किया गया है? जम्मू एवं कश्मीर को एक यूटी बना दिया गया, यूटी का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों यहाँ की जो है शासन सत्ता कौन संभालेगा? यहाँ की शासन सत्ता को हमारे प्रेसिडेंट जो है संभालेंगे, राष्ट्रपति जी संभालेंगे। और यहाँ पर 1952 दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर लोकसभा की पहली बैठक जो है कब हुई थी? ये हमारी 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 1952 में हुई थी। और हमारा संविधान दोस्तों कब पूर्ण रूप से लागू हुआ था? ये हमारा 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। कब लागू? 1950 ईस्वी से। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1956 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर 1956 हो जाएगा। और यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग दोस्तों कब बना था? दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग भी 1956 में ही बना था। कब बना था? 1956 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। दोस्तों बात करते हैं 1953 की। 1953 में दोस्तों एक हमारी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट घटना हुई थी। कौन सी? ये हमारे 1953 में हमारा क्या हुआ था? 1953 हमारा भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा अलग हुआ था? भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा अलग हुआ था? ये हमारा आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर, आंध्र प्रदेश जो है ये भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है? कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दीफू दर्रा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा दीफू दर्रा हो जाएगा। उसके बाद में हमारा दोस्तों यहाँ पर दिया है कौन सा दर्रा? यहाँ पर एक दिया हमारा जोजिला दर्रा। कौन सी दर्रा? हमारा जोजिला दर्रा दोस्तों दिया। ये हमारा कहाँ है? जोजिला दर्रा ये हमारा कहाँ है? ये हमारा जम्मू कश्मीर है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में जो है हमारा जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद में हमारा दोस्तों यहाँ पर एक दिया है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट दर्रा दिया है, बनिहाल दर्रा। दोस्तों बनिहाल दर्रा हमारा कहाँ है? ये भी हमारा जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? बनिहाल दर्रा ये हमारा कहाँ है? ये हमारा भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। उसके बाद में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दर्रों की बारे में बात कर लेते हैं। जैसा हमारे एग्जाम में कई बार बहुत सारे दर्रे पूछ लेता है, तो इसलिए हमें क्या करना है, कुछ दर्रों के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट दर्रे अध्ययन कर लेना है। जैसा कि पूछ लेता है कभी कभी हमारा पूछ लेता है काराकोरम दर्रा। कौन सा? काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा दोस्तों ये हमारा किस राज्य में पड़ता है? ये हमारा भी जम्मू कश्मीर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर पड़ता है। उसके बाद में पूछ लेता है जोजिला, आप सभी को बताया। और उसके बाद में पीर पंजाल। कौन सा है? पीर पंजाल है। पीर पंजाल पूछ लेता है। और हमारा क्या पीर पंजाल हो गया, जोजिला हो गया। उसके बाद में हमारा क्या हो गया? बुर्जिल दर्रा। कौन सा हो गया? बुर्जिल दर्रा हो गया। कौन सा है? बुर्जिल दर्रा दोस्तों। और उसके बाद में हमारा
ये हमारे कुछ थे जम्मू कश्मीर के, काराकोरम हो गया, पीर पंजाल हो गया, बुर्जिल हो गया और बनिहाल हो गया, जोजिला हो गया। दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे थे। उसके हम बात कर लेते हैं दोस्तों हम हिमाचल प्रदेश के कुछ दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रों के बारे में। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ है? एचपी में, हिमाचल प्रदेश में है। कौन कौन से दोस्तों? ये हमारे को है शिपकिला दर्रा। हमारे एग्जाम में सर्वाधिक दर्रा पूछा जाने वाला कौन सा दर्रा? शिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? शिपकिला दर्रा ये हमारा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में हमारा रोहतांग दर्रा, कौन सा? रोहतांग दर्रा दोस्तों ये हमारा कहाँ है? ये भी हमारा हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद हम पूछ लेता है बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ है? ये भी हमारे एग्जाम में बहुत पूछा गया है। बाड़ा लाचा दर्रा दोस्तों ये जो है किस राज्य में स्थित है? बाड़ा लाचा भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों ये हमारा शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बाड़ा लाचा दर्रा, ये दोस्तों कहाँ है? तीनों, ये तीनों हमारे कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये तीनों हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कह सकते हो आप सभी लोग? मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों हैं, इनको याद रखना है। इसको आप जो है अपनी नोटबुक में नोट कॉपी में इसमें नोट कर सकते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं उत्तराखंड के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रों के बारे में। किसके? उत्तराखंड के पूछ लेते हैं हमारा लीपू लेक, कौन सा है? लीपू लेक है, कौन सा है? लीपू लेक है, कौन सा है? लीपू लेक है। नीति है, कौन सा है? नीति है। माना है, कौन सा है? नीति है, माना है। उसके बाद में ये हमारे लीपू लेक, नीति, माना दर्रा, ये दोस्तों कहाँ है? ये हमारे उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? लीपू लेक, नीति, माना दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद में पूछ लेता है यहाँ पर हम जैसे पूछ लेता है, कहेगा नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला भी हमारा बहुत एग्जाम में पूछा गया है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? कौन सा? नाथुला दर्रा दोस्तों किस राज्य में स्थित? नाथुला दर्रा। और एक हमारा है जयलेपला, कौन सा है? जयलेपला दोस्तों, जयलेपला दर्रा दोस्तों किस राज्य में स्थित है? ये भी हमारा सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। जयलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा हमारे सिक्किम में स्थित है। और दो तीन और मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, ये हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, एक बार नहीं बहुत सारे बार पूछे गए। ये हमारे कौन कौन से दर्रे हैं? जैसा कि हमारा एक दर्रा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम हमारा बोमडिला दर्रा। कौन सा है? बोमडिला दर्रा। कौन सा है? बोमडिला दर्रा दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है? ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और एक हमारा है यांग याप, कौन सा है? यांग याप दर्रा दोस्तों ये किस राज्य में है? यांग याप दर्रा ये भी हमारा अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है दोस्तों। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और यांग याप दर्रा दोस्तों ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। और हमारे दो कुछ मोस्ट, और एक हमारा क्या? दीफू दर्रा, कौन सा है? दीफू दर्रा दोस्तों ये हमारा कहाँ है? दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सा? दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। इसके बारे में आपसे कोई पहला हमारा प्रश्न ही दीफू दर्रा के लिए दिया हुआ है। और उसके बाद में हमारा पूछ लेता है कि हमारा कौन सा? तूजू दर्रा, कौन सा? तूजू दर्रा किस राज्य में है? ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तूजू दर्रा दोस्तों किस राज्य में है? तूजू दर्रा ये हमारा मणिपुर में स्थित है। कहाँ है? मणिपुर में स्थित है दोस्तों। मणिपुर में जो है एकमात्र पानी में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये हमारा काबुल लामजाओ, कौन सा है? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है? जिसे हम काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों किस राज्य में स्थित है? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये हमारा मणिपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है दोस्तों। ये पानी में तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम के पूर्ववर्ती थे? कौन जो है कीर्तिवर्मन प्रथम के पूर्ववर्ती? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम। कौन सा हो जाएगा? पुलकेशिन प्रथम हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया कर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में भगवान श्री कृष्ण के जीवन के दृश्य प्रदर्शित किए जाते हैं? दोस्तों किस डांस में जो है भगवान श्री कृष्ण के जीवन के दृश्य जो है प्रस्तुत किए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मणिपुरी। किसमें? मणिपुरी में प्रस्तुत किए जाते हैं। ये दोस्तों मणिपुरी डांस दोस्तों कहाँ का? ये हमारा मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का है। कथकली हमारा कहाँ का है? केरल का है। कहाँ का है? कथकली हमारा केरल का है। और पूछ लेता है ओडिसी कहाँ का है? ये हमारा उड़ीसा का है। कहाँ का है? ओडिशा का है। और पूछ लेता है हमारा भरतनाट्यम, कौन सा पूछ लेता है? भरतनाट्यम दोस्तों ये कहाँ का है? ये हमारा तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का जो है भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ओडिशा का हमारा ओडिसी हो गया। और कथकली कहाँ होगा? केरल का। मणिपुर का मणिपुरी। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। और पूछ लेता है कथक, कौन सा पूछ लेता है? हमारे एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा है। कथक जो है डांस किस राज्य से संबंधित है? कथक
कथक दोस्तों, या कथक दिया होता है, कहीं कथक देखने को मिलेगा आपको सभी को। दोस्तों ये किस राज्य में है? ये दोस्तों उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत कह सकते हो आप, उत्तर भारत का एक प्रमुख डांस है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है? तो दोस्तों ये हमारा निम्नलिखित में से जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात निम्न में से किस राज्य में? दोस्तों ये जो हमारे दिए गए हैं इनमें से हमारा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात है। और अगर पूछ लेता है सबसे कम, अगर सबसे कम लिंगानुपात पूछ लेता है, यहाँ पर निम्न या निम्न ना दिया होता, सबसे कम पूछा होता, तो हमारे प्रश्न गलत हो जाता है। इसका एक एक नंबर सभी को दिया जाता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारा सबसे कम लिंगानुपात दोस्तों किस राज्य में है? ये हमारा हरियाणा राज्य में, हरियाणा राज्य में सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है? हरियाणा राज्य में है। कहाँ है? हरियाणा राज्य में। यहाँ पर कितना है? 879 दोस्तों यहाँ का लिंगानुपात है। कितना है? 879 यहाँ का लिंगानुपात है। और बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों किस राज्य में है? सर्वाधिक लिंगानुपात दोस्तों किस राज्य में? ये हमारा केरल में है। कि कहाँ है? केरल में है दोस्तों। यहाँ पर यहाँ का लिंगानुपात 1084 दोस्तों है। 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं की संख्या है। बात करते हैं दोस्तों सर्वाधिक समुद्री सीमा कौन साझा करता है? यहाँ पर सर्वाधिक समुद्री सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? ये हमारा गुजरात राज्य जो है सर्वाधिक सीमा जो है साझा करता है। समुद्री सीमा सर्वाधिक गुजरात राज्य साझा करता है। दोस्तों यहाँ पर जनसंख्या के मामले में बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश है। और महाराष्ट्र दोस्तों, ये हमारा महाराष्ट्र जो है, यहाँ पर हमारा ये हमारा चीनी के उत्पादन में टॉप स्थान पर कौन है? चीनी के उत्पादन में दोस्तों ये हमारा महाराष्ट्र है। कौन सा? चीनी के उत्पादन में। राजस्थान दोस्तों, ये एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? हमारा राजस्थान है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया कर महाबलीपुरम। कौन सा? महाबलीपुरम स्मारक समूह जो कि यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल, कहाँ का है? विश्व विरासत स्थल जो है महाबलीपुरम, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तमिलनाडु में। महाबलीपुरम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर आपसे को बताना कि अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है? अम्बुबाची का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? ये हमारा कहाँ लगता है? अम्बुबाची का मेला दोस्तों ये हमारा लगता है, अम्बुबाची का मेला दोस्तों ये हमारा लगता है असम में लगता है। कहाँ लगता है? असम में लगता है। कहाँ लगता है? असम में लगता है। और दोस्तों यहाँ पर एक कर्नाटक में क्या है? कर्नाटक का हम्पी स्थान जो है कहाँ का है? हम्पी दोस्तों कहाँ का है? हम्पी दोस्तों कर्नाटक का है। और दोस्तों अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं दोस्तों ये कहाँ स्थित है? ये हमारी महाराष्ट्र में है। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में, कर्नाटक हम्पी, और हमारा क्या महाबलीपुरम तमिलनाडु में जो है कि हमारा क्या स्थित है? यहाँ पर महाबलीपुरम मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या दिया है। अगला प्रश्न है अगर लेटेराइट मृदा में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? लौह यानी आयरन ऑक्साइड के कारण जो है लेटेराइट मृदा का जो है ये लेटेराइट मृदा निम्नलिखित में से किसकी अधिकता होती है? दोस्तों ये इसकी में जो है आयरन की अधिकता होती है। और बात करते दोस्तों इसमें लेटेराइट मृदा में जो है सर्वाधिक जो है किस चीज़ का उत्पादन किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चाय और कॉफ़ी का उत्पादन जो है लेटेराइट मृदा में किया जाता है। जैसा कि आप सभी को नहीं याद रहेगा लेटेराइट मृदा में किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है दोस्तों, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक हमने तैयार कर रखी है। लेटेराइट कहते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है कि जैसे वो बिस्तर पर से उठते हैं, जैसे ही बिस्तर से उठे उन्हें क्या चाहिए? चाय। तो उन्हें बिस्तर पर जो लेटे रहें, क्या कर रहे हैं? कैसे हैं? लेटे हैं, लेट के उन्हें चाय चाहिए। लेट के लेटे हैं, लेटे हैं, उन्हें चाय चाहिए या कॉफ़ी चाहिए? तो दोस्तों जो लेट कर जो है बिस्तर पर लेटे हुए उन्हें क्या चाहिए? चाय और कॉफ़ी चाहिए। तो दोस्तों इसलिए लेटेराइट मृदा से क्या हो गया? चाय या कॉफ़ी हो गया। चाय और कॉफ़ी जो है लेटेराइट मृदा में चाय और कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में दिया नाइट्रोजन। दोस्तों नाइट्रोजन का स्थिरीकरण दोस्तों किन पौधों के द्वारा, किन फसलों के द्वारा किया जाता है? तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण दोस्तों ये हमारा दलहनी फसलों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? दलहनी फसलों के द्वारा। दलहनी फसलों के द्वारा जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा फर्स्ट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। क्या निम्नलिखित में से कैसे जुलाई 2020 में भारतीय कंट्रोल बोर्ड BCCI
का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमांग अमीन को जो है 2020 में जो है BCCI का अंतरिम मुख्य कार्यकारी CEO नियुक्त किया गया था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेम्बल्स को निम्नलिखित में से किस वर्ष सूचीबद्ध किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2018। क्या हो जाएगा? 2018 में इसे सूचीबद्ध किया गया था। और बढ़ते हैं अगले। और यहाँ पर पूछ लेता है हमारे विश्व विरासत की बात पूछ लेता है यहाँ पर, तो पूछ लेता है जो हमारे अभी जो है 39वां कौन था? 39वां हमारा रामप्पा मंदिर था। कौन सा? रामप्पा मंदिर दोस्तों 39वां था। और 40वां हमारा क्या था? धौलावीरा था। कौन सा? धौलावीरा दोस्तों, धौलावीरा था। धौलावीरा दोस्तों जो है कौन सा था हमारा? ये किस किस क्रम का था हमारा? 40वें क्रम का, 41वें क्रम का और 42वें क्रम का। यहाँ पर 41वें क्रम का कौन सा था? तो दोस्तों 41वें क्रम का हमारा था, ये हमारा 41वां हमारा है क्या है? शांति निकेतन। क्या है? 41वां हमारा शांति निकेतन है, शांति निकेतन है। और 42वां हमारा होयलेश्वर मंदिर है। कौन सा है? यहाँ पर इसको साफ कर देते हैं एक बार। 42वां हमारा कौन सा है? होयलेश्वर मंदिर है। कौन सा? होयलेश्वर मंदिर दोस्तों 42वां हमारी जो है विश्व विरासत कौन सी है? होयलेश्वर मंदिर दोस्तों है। इसका राइट आंसर 2018 में राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय भौगोलिक सूचना GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली का एक प्रोटोटाइप प्रस्तुत किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूक्ष्म एवं लघु उद्योग एवं मझोले उपक्रम मंत्रालय, या कंपनी मामलों का मंत्रालय, या वित्त मंत्रालय, या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अगर निम्नलिखित में से किस संगठन ने अगस्त 2020 में एक ऋण पुनर्गठन योजना की थी? दोस्तों ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिया गया है कि अगस्त 2020 में एक ऋण पुनर्गठन योजना की घोषणा की। दोस्तों इसका राइट आंसर है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, या भारतीय स्टेट बैंक, या नीति आयोग, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों RBI की स्थापना के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है 1935 में RBI से कोई ना कोई प्रश्न बन रहा है लगातार एग्जाम में हमारे, इसलिए RBI को हमें क्या करना है, बहुत ही बिल्कुल टारगेट बना के रखना है कि RBI से हमारा कोई भी प्रश्न ना छूट सके। RBI और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाए? RBI का स्थापना का एक्ट हमारा 1934 का था, और स्थापना 1935 में हुई। कब हुई? 1935 में हुई। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। और इसका आयोग कौन था? यंग हिल्टन आयोग था। इसे शाही आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसका जो है लोगो क्या है? ताड़ का वृक्ष, और इसमें बंगाल टाइगर है। ये हमारा इसका लोगो है। और RBI के पहले हेड कौन थे? इसके हम पहले ओसबॉर्न स्मिथ थे। इसका राइट आंसर इस RBI से जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे आप सभी को बता दिए। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर नीति आयोग दिया है। नीति आयोग की स्थापना दोस्तों कब हुई? 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में की गई। दोस्तों ये हमारा नीति आयोग ये योजना आयोग के स्थान पर आ गया। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर आया। दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या दिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिया है। क्या दिया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना हमारी 1955 में हुई। कब हुई? 1955। दोस्तों इसके पहले 1921 में दोस्तों इसका नाम क्या था? इसका नाम था इंपीरियल बैंक। क्या था? इंपीरियल बैंक। दोस्तों इसका नाम था इंपीरियल बैंक। दोस्तों इसका नाम था। दोस्तों इंपीरियल बैंक में 3 बैंकें थी, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बॉम्बे। दोस्तों 3 बैंकें थी। इन 3 बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक का निर्माण किया गया था। उसके बाद में इंपीरियल बैंक का जो है 1955 में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसका विलय कर दिया गया था। दोस्तों यहाँ पर भारतीय प्रतिभूति बोर्ड ऑफ इंडिया का, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दोस्तों ये दिया है। यहाँ पर सेबी, यहाँ पर पूछ लेता है सेबी दोस्तों यहाँ पर पूछ लेता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। दोस्तों आप सभी को बताना है कि कौन सी एक बैंक है, कौन सी एक ऐसी बैंक है जिसका हेडक्वार्टर जो है जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में जिसका हेडक्वार्टर स्थित है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, अगर वाशिंगटन DC स्थित USA इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड आरंभ किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2007 का। क्या राइट आंसर हो जाएगा?
कह रहा है कि वाशिंगटन डीसी स्थित यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड आरंभ किया गया? इसका राइट आंसर 2007 हो जाएगा। दोस्तों आरटीआई एक्ट कब का था? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट दोस्तों कब का था? आरटीआई एक्ट आरटीआई एक्ट था हमारा, तो कौन था? आरटीआई एक्ट तो कब का था दोस्तों? आरटीआई एक्ट हमारा कब का था? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हमारा 2005 का था। कब का था? 2005 का राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न हमारा करा कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? किसी के रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करने वाले उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एंजाइम हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर दिया है कोशिका। दोस्तों कोशिका जो है शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है? कोशिका है। दोस्तों कोशिका से मिलकर किसका निर्माण होता है? कोशिका से मिलकर जो है हमारा ऊतक का निर्माण होता है। किसका होता है? ऊतक का, यानी टिश्यू का निर्माण होता है। ऊतक से हमारा क्या बनता है? ऊतक से हमारा अंग का निर्माण होता है। किसके? अंग का निर्माण होता है। अंग से क्या होता है? अंग तंत्र का निर्माण होता है। किसका? अंग तंत्र का निर्माण होता है। अंग तंत्र से दोस्तों किसका निर्माण होता है? अंग तंत्र से हमारे शरीर का निर्माण होता है। दोस्तों ये हमारे शरीर की निर्माण की प्रक्रिया है। दोस्तों ये हमारे शरीर के निर्माण की प्रक्रिया है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। करा बाजार में उपलब्ध अन्य ऋणों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक उदार नियमों एवं शर्तों वाला ऋण निम्नलिखित में से उसे क्या कहा जाता है? उसे सुलभ ऋण कहा जाता है, या तुरंत ऋण कहा जाता है, या सरल ऋण कहा जाता है, या अति ब्याज ऋण कहा जाता है? यहाँ पर क्या दे, फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं। अगर बाजार में उपलब्ध अन्य ऋणों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक उदार नियमों एवं शर्तों वाला ऋण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? दोस्तों ये हमारा क्या कहलाता है? सुलभ ऋण कहलाता है। जो तुलनात्मक रूपों से बहुत ही शर्तों के साथ जो है ऋण दिया जाता है उसे सुलभ ऋण कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बिहार राज्य से संबंधित नहीं है? कौन सा लोक नृत्य बिहार राज्य से संबंधित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अक्सर लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर उन्हें नहीं दिखाई देता, एग्जाम में उन्हें नहीं दिखाई देता है, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बिहार से संबंधित है। देखा विदेशिया, मारा एकदम सड़ाक से, पहला ही उड़ा दिया ऑप्शन। वहाँ से आए एग्जाम दे के, घर में पूछा, पड़ोसी ने पूछा भैया ये जो 16 नंबर क्वेश्चन था, इसका 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप क्या लगा के आए थे? आपने कहा अरे यार ये तो 52 वाला क्वेश्चन है भैया, ये कहीं का नहीं पता है। तो आपने कहा किया भैया देखा, आओ ना देखा था, कहना भैया इसका राइट आंसर तो पहले है, कौन सा है? विदेशिया तो है, यही तो किन जात बिहार में। अरे तो जो है तुम्हार पड़ोसी भैया कही भैया जरा इधर देख क्या लिखा हुआ है। कहेगा यहाँ पर लिखा, भैया जरा देख इधर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि कौन सा नृत्य बिहार से संबंधित नहीं है। तो त्योहार मुँह से कहाँ निकली भैया? निकली है ओह। कहाँ निकली है? ओह। जैसे ही निकला ओह, मान लो कि 1.25 नंबर हमार चला गया, 1.25 नंबर चला गया। एक नंबर तो दोस्तों हमारे पास था जो, और एक नंबर हमारा 2.5 जो है 0.25 नंबर हमारे पास तेरे चला गया। तो दोस्तों हमारे एग्जाम में हमका ऐस ना करेगा है, प्रश्न का बहुत ही ध्यान से पढ़ेगा है। जैसा कि आप सभी लोग यूपी ट्रिपल एसएससी पेट में देख रहे हैं कि मैं हिंदी में तक कोई प्रश्न दिया हो तो मैं क्या लिखा रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है इससे संबंधित नहीं है, या निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ऐसा प्रश्न दिया होता था, कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों इसलिए हमें एक एग्ज़ाम में प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अगर हमें 2-3 सेकेंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे तो उससे हमारा टाइम कम नहीं होगा, लेकिन हमारा प्रश्न तो सही होगा। तो दोस्तों इसलिए एग्जाम में हमें क्या करना है, बहुत ही ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है। जैसा कि यहाँ पर दोस्तों हमारा दिया हुआ है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बिहार राज्य से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कालबेलिया नृत्य। कौन सा हो जाएगा? कालबेलिया नृत्य हमारा बिहार राज्य से संबंधित नहीं है। कालबेलिया राज्य दोस्तों किस राज्य के द्वारा नृत्य किया जाता है? कालबेलिया नृत्य जो है ये हमारा राजस्थान के द्वारा किया जाता है। किस राज्य में? राजस्थान में जो है कालबेलिया नृत्य किया जाता है। और यहाँ पर विदेशिया है, जाट जाटिन है, झिझिया है, सारे बिहार राज्य से संबंधित हैं।
किस राज्य से संबंधित है? बिहार राज्य से संबंधित है। उसके बाद में हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं, उनसे संबंधित जो है लोक नृत्यों से। जैसा कि पूछ लेता है, हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि झारखंड से संबंधित नृत्य, किस राज्य से? झारखंड से संबंधित नृत्य पूछ लेता है। तो दोस्तों जैसा कि झारखंड से संबंधित कौन कौन से हो गए, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं। पहला हमारा हो गया छऊ। कौन सा हो गया? छऊ नृत्य किस राज्य का? झारखंड का है। और सरहुल जो है किस राज्य का है? सरहुल। कौन सा पूछ लेता है? सरहुल। सरहुल दोस्तों किस राज्य का है? सरहुल हमारा कहाँ का है? सरहुल हमारा झारखंड हो गया। छऊ हो गया हमारा। उसके बाद में हमारा कर्मा हो गया। कौन सा हो गया? कर्मा हो गया। कौन सा हो गया? कर्मा हो गया। कर्मा हो गया। कौन सा हो गया? कर्मा। कर्मा हो गया। कर्मा हो गया। उसके बाद में हमारा एक हो गया सोहराई। कौन सा हो गया? सोहराई। सोहराई नृत्य दोस्तों ये किस राज्य के द्वारा किए जाते हैं? दोस्तों झारखंड के द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम दोस्तों उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये हमारे झारखंड के छऊ हो गए, सरहुल हो गए, कर्मा हो गए और सोहराई हो गए। उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तराखंड राज्य के बारे में। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य के बारे में। जैसा कि दोस्तों उत्तराखंड यूके के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के डांस कौन कौन से हैं? जैसा कि पूछ लेता है कि गढ़वाली। कौन सा पूछ लेता है? गढ़वाली दोस्तों किस राज्य का है? गढ़वाली। गढ़वाली। उसके बाद में पूछ लेता है कुमायूं। कौन सा है? कुमायूं। गढ़वाली कुमायूं हो गया। उसके बाद में हमारा पूछ लेता है गढ़वाली हो गया हमारा, कुमायूं हो गया, कजरी हो गया। कौन सा है? कजरी। कजरी हो गया। और उसके बाद में एक हमारा हो गया चपादी। कौन सा हो गया? चपादी। या कभी कभी पूछ लेता है रामलीला दोस्तों। रामलीला दोस्तों ये हमारे सब कहाँ किए जाते हैं? ये हमारे उत्तराखंड के प्रमुख। गढ़वाली हो गया, कुमाऊं हो गया, कजरी हो गया, चपाई हो गया, सॉरी चपादी हो गया, रामलीला हो गया। दोस्तों किस राज्य के द्वारा किए जाते हैं? ये दोस्तों हमारे उत्तराखंड के द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं। किस राज्य के बारे में? छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ के कौन कौन से डांस हैं? पूछ लेता है पिंडवानी। कौन सा? पिंडवानी दोस्तों किस राज्य का है? पिंडवानी हमारा छत्तीसगढ़ का है। उसके बाद में पूछ लेता है हमारा गौड़ी। कौन सा पूछ लेता है? गौड़ी। गौड़ी हमारा बहुत ही बार प्रश्न पूछा है, गौड़ी किस राज्य के द्वारा किया जाता है। उसके बाद हमारा कर्मा हो गया। कौन सा हो गया? कर्मा हो गया दोस्तों छत्तीसगढ़ के द्वारा किया जाता है। और एक हमारा झूमर हो गया। कौन सा? झूमर। झूमर हो गया। उसके बाद में एक हमारा टपाली हो गया। कौन सा? टपाली। दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख डांस कौन है? पिंडवानी है, गौड़ी है, कर्मा है, झूमर है, टपाली है। दोस्तों ये किस राज्य के द्वारा किए जाते हैं? ये हमारे छत्तीसगढ़ के द्वारा किए जाते हैं। दोस्तों ये चार आज राज्यों के बारे में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है डांस से संबंधित चर्चा कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलवर राजस्थान। अलवर राजस्थान के मेव समुदाय द्वारा उनके लोकगीतों एवं जनजातीय गीतों के साथ निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य का प्रयोग किया जाता है? किस संगीत जो है संगीत वाद्य का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अलगोजा। क्या हो जाएगा? अलगोजा जो है वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अलवर राजस्थान के मेव समुदाय। कौन सा समुदाय? मेव समुदाय दोस्तों किस राज्य का संबंधित है? ये हमारा राजस्थान से है। उसके द्वारा लोकगीत एवं जनजातीय गीतों के साथ आलगोजा जो है संगीत वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखकर राजमन्नार। राजमन्नार समिति को निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा नियुक्त किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तमिलनाडु राज्य के द्वारा राजमन्नार समिति को नियुक्त किया गया था। ये दोस्तों आंध्र प्रदेश की बात करते दोस्तों आंध्र प्रदेश तो भाषाई आधार पर पहला राज्य अलग होने वाला कौन सा था? हमारा ये आंध्र प्रदेश जो है ये 1953 में अलग हुआ था। कब हुआ था? 1953 में जो है सबसे पहले अलग हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लेखिका दीपा अनापरा द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक जो है दीपा अनापरा द्वारा लिखी गई है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा द प्लेग अपॉन अस, या राइजिंग हीट, या जिन पेट्रोल ऑन द पर्पल लाइन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, जिन पर्पल ऑन द पेट्रोल लाइन। दोस्तों इसकी लेखिका कौन है? दीपा अनापरा दोस्तों है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न अगर पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का एकीकरण कब से जो है प्रभाव में आया? कौन कौन से बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एकीकरण प्रभाव में कब आया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2020 में ये जो है प्रभाव में आया। राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अगर भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आर्टिकल जो है 7। आर्टिकल 7 जो है ये किससे संबंधित है? ये पाकिस्तान के कुछ प्रवासी भारतीयों के जो है प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 4 की बात कही गई है, तो अनुच्छेद 4 के अंतर्गत क्या लिखा है? दोस्तों यदि किसी राज्य की सीमा उसके क्षेत्र का निर्धारण होता है तो हमारा जो है 368 के अंतर्गत आर्टिकल के अंतर्गत शामिल नहीं होगा, वो हमारे भारतीय संविधान संशोधन में शामिल नहीं किया जाएगा। दोस्तों ऐसी बात हमारे आर्टिकल 4 में लिखी गई है, यानी आर्टिकल 2 और 3 में किसी प्रकार का संशोधन होता है तो भारत का संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा, वो 368 के अंतर्गत नहीं होगा। ऐसा दोस्तों आर्टिकल हमारा 5 में लिखा हुआ है। दोस्तों सिटीजनशिप नागरिकता दोस्तों आर्टिकल 5 से संबंधित है। और यदि पूछ लेता है कि जो है हमारे एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि इंडिया इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, दोस्तों ये हमारे किस आर्टिकल में लिखा है? ये आर्टिकल 1 में लिखा हुआ। दोस्तों इंडिया जो है भारत जो है राज्यों का संघ है। किसका है? राज्यों का संघ है। ऐसा दोस्तों हमारा अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात कर लेते हैं। जैसे पूछता है समता का अधिकार, किसका? समता का अधिकार दोस्तों आर्टिकल हमारा कौन सा? आर्टिकल 14 है। और पूछ लेता है आर्टिकल 16 लोक नियोजन की स्वतंत्रता, किसका? लोक नियोजन की जो है लोक नियोजन की स्वतंत्रता दोस्तों हमारा कौन सा आर्टिकल है? हमारा आर्टिकल 16 दिया है। उसके बाद में पूछ लेता है अस्पृश्यता कांत, किसका? अस्पृश्यता कांत दोस्तों आर्टिकल 17 के अंतर्गत। आर्टिकल 18 में क्या है? आर्टिकल 18 के अंतर्गत छुआछूत कांत। आर्टिकल दोस्तों हमारा 19 में दिया है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। और आर्टिकल 19 के अंदर प्रेस फ्रीडम भी दिया गया, प्रेस फ्रीडम की स्वतंत्रता दी गई है। दोस्तों आर्टिकल 20 की बात कर लेते हैं। दोस्तों आर्टिकल 20 में क्या कहा गया? इसमें दोष सिद्धि के लिए अपराध के लिए बात चर्चा की गई है। किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये आर्टिकल हमारा 20 में लिखा है। आर्टिकल 21 की बात करते हैं दोस्तों, इसमें जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 सबसे बड़ा संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद कौन सा है? ये हमारा आर्टिकल 21 है। दोस्तों इसी के अंतर्गत आर्टिकल 21 के अंतर्गत हमारा राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार जो है इसी के अंतर्गत दिया गया हुआ है। आर्टिकल 23 की बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो आर्टिकल 23 के अंतर्गत दिया गया है हमारा क्या? आर्टिकल 23 के अंतर्गत हमारा दिया गया कि जो है मानव बलात्श्रम पर रोक है। किस पर? बलात्श्रम पर रोक है। मानव अंगों की तस्करी पर रोक दोस्तों, ये जो है क्या है? अपराध। और तो ऐसा आर्टिकल हमारा 23 में लिखा है। आर्टिकल 24 में हमारा क्या लिखा है? आर्टिकल 24 के अंतर्गत लिखा है कि 14 वर्ष से कम बच्चों के जो है काम कराना जो है ये अपराध है। दोस्तों ऐसा हमारा आर्टिकल 24 में लिखा है। दोस्तों आर्टिकल 22 हमारा रहेगा। आर्टिकल 22 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 22 में लिखा है किसी भी व्यक्ति को कहीं से अगर गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार के लिए कारण बताना होगा कि आप सभी को किस कारण से जो है उसे गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद में आर्टिकल 25 की बात कर लेते हैं दोस्तों। आर्टिकल 25 में हमारा क्या कहा गया है? आर्टिकल 25 के अंतर्गत हमारा कहा गया है कि जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता। आप सब किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, उससे उसी से संबंधित आप जो है संघ बना सकते हैं और आपको संघ बनाने की स्वतंत्रता है। और आपको सभी को किसी भी धर्म को मानने के लिए और उसकी जो है उसकी उत्थान के लिए आप सभी को टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। और आप अपने धर्म के विद्यालय भी खोल सकते हैं, आप स्कूल भी खोल सकते हैं और चला सकते हैं। ऐसा दोस्तों हमारा आर्टिकल 25 से दोस्तों आर्टिकल 28 के बीच में कहा गया। आर्टिकल 28 से आर्टिकल 30 के बीच में हमारा दोस्तों जो है अल्पसंख्यकों हितों के लिए दोस्तों को आर्टिकल 28 से आर्टिकल 30 तक दिया गया है। इसमें दोस्तों वो लोग क्या कर सकते हैं? वो अपनी पसंद के दोस्तों विद्यालय भी उन्हें खोलने का अधिकार है। ऐसा दोस्तों आर्टिकल हमारा 28 में कहा गया है। आर्टिकल दोस्तों 32 में क्या है? आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों आर्टिकल 32 है। यदि किसी व्यक्ति के जो है मौलिक अधिकारों का हनन होता है दोस्तों जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। उसके जो है मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करेगी। दोस्तों आर्टिकल उसके बाद में आर्टिकल हम बात कर लेते हैं दोस्तों आर्टिकल 39 की। दोस्तों आर्टिकल 39 है दोस्तों जो है निःशुल्क विधिक सहायता दोस्तों आर्टिकल 39 के अंतर्गत कहा गया है।
उसके बाद में आर्टिकल दोस्तों 40 में हमारा ग्राम पंचायतों गठन आर्टिकल 40 की बात की गई है। उसके बाद में आर्टिकल दोस्तों हमारा क्या आर्टिकल हमारा पूछ लेता है 44 दोस्तों। आर्टिकल 44 हमारा समान सिविल संहिता से संबंधित है। आर्टिकल 45 दोस्तों, आर्टिकल 45 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। उसके बाद में आर्टिकल 47 दोस्तों, इसके मादक पदार्थों के नियंत्रण दोस्तों, आर्टिकल 47 पर मादक पदार्थों के नियंत्रण पर बात कही गई है। उसके बाद में बात कर लेते हैं आर्टिकल 48 दोस्तों, इसमें क्या गया, आर्टिकल 48 के अंतर्गत कहा गया हमारा वन्य जीवों का संरक्षण दोस्तों, आर्टिकल 48 के अंतर्गत कहा गया है। दोस्तों आर्टिकल 49 की बात करते हैं दोस्तों, आर्टिकल 49 इसमें क्या कहा गया, इसके अंतर्गत कहा गया स्मारकों की सुरक्षा दोस्तों, आर्टिकल 49 में कहा गया है। और आर्टिकल 50 की बात करते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में दिया गया हुआ है। और दोस्तों आर्टिकल 51 की बात करते हैं दोस्तों, आर्टिकल 51 के अंतर्गत हमारा क्या कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति, इंटरनेशनल पीस दोस्तों, आर्टिकल 51 के अंतर्गत बात कही गई है। और आर्टिकल 51A की बात करते हैं दोस्तों, आर्टिकल 51A के अंतर्गत हमारा क्या लिखा है, मौलिक कर्तव्य दोस्तों, आर्टिकल 51A के अंतर्गत दोस्तों वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों, ऐसा हमारा भाग संविधान के भाग 4 में दोस्तों ऐसा लिखा हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले, ये हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और 2-4 दोस्तों को फेंक दीजिए तुरंत अपनी क्लास को इधर से उधर उनके पास भेज दीजिए, ताकि वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को अध्ययन कर सके और एग्जाम को फोड़ सके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया कर, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के दौरान भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन था, लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था, लॉर्ड हार्डिंग था दोस्तों। ये हमारा 1914 से हमारा 1919 तक ये हमारा युद्ध चला था। कब से चला था, 1919 तक दोस्तों ये हमारा प्रथम विश्व युद्ध चला था। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा मार्ले मिंटो एक्ट दोस्तों इसी के शासनकाल में कब आया था। मार्ले मिंटो एक्ट ये हमारा 1909 में आया था। कब आया था, 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आया था। और ये इसमें बात क्या कही थी, इसमें दोस्त सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही गई। हिंदुओं का अलग चुनाव होगा, मुसलमानों का अलग चुनाव होगा, ऐसा दोस्तों ये हमारा मार्ले मिंटो एक्ट में कहा गया था। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया करा है कि प्रसिद्ध पुस्तक विवेक दीपिनी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई। कौन सी पुस्तक, विवेक दीपिनी दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है। ये दोस्तों आदि शंकराचार्य के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, ये आदि शंकराचार्य के द्वारा ये लिखी गई है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया करा है कि यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। किसका, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का दोस्तों कार्यकाल कितना होता है। इनका कार्यकाल हमारा 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों की बात करते हो, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है। किसका, 6 वर्ष होता है। और यूपीएससी के अध्यक्षों एवं सदस्यों का कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है। और बाकी अन्य सभी लोगों का 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु में सभी जो है रिटायरमेंट इनका हो जाता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा जो है, भारतीय संविधान का कौन सा जो है भाग निम्नलिखित का निश्चित वर्गों के विशेष प्रावधानों से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा थर्ड हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न है, संगुटी कास्म या कह सकते हो कांग्लोमेरेट स्वर्ण अयस्क पाक कैरेबियन काल के निपेक्ष और यहाँ पर भरने के लिए दोस्तों यहाँ पर छोड़ा गया है में लगभग 8 ग्राम स्वर्ण होता था। यानी कराची की टन सेल में, किस टन में, टन सेल में लगभग 8 ग्राम स्वर्ण होता था। कहाँ, कांग्लोमेरेट स्वर्ण अयस्क में प्राकृतिक कैम्ब्रियन काल के निपेक्ष एवं प्रति टन सेल में 8 ग्राम स्वर्ण होता था। राइट आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न अगर मैक्सिको की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं। कौन से, मैक्सिको की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर के भाग हैं। किसके हैं, अटलांटिक महासागर के भाग हैं। दोस्तों रिंग ऑफ फायर दोस्तों ये कहाँ स्थित है, रिंग ऑफ फायर दोस्तों कहाँ स्थित है। दोस्तों रिंग ऑफ फायर दोस्तों ये कहाँ स्थित है, ये दोस्तों हमारा प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर स्थित है।
कहाँ स्थित है? ये हमारे प्रशांत महासागर में स्थित है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न अगर पीएसडी, कौन सा दिया? पीएसडी बैंक नार्ड ओपन टूर्नामेंट 2020 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया जर्मनी में आयोजित किया गया था। और पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि आईएफसी कोड कितने अंकों वाला कोड है जो है संख्याओं एवं अक्षरों के रूप में कोड, विशेष कोड के रूप में जो है किसी बैंक की शाखा को चिन्हित करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? 11। कितना हो जाए? 11 हो जाएगा। जैसा कि हमारे यहाँ जो बैंक्स हैं उनका जैसे आईएफसी कोड पूछ लेता है क्या होता है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट की बात मैं आप सभी को बताता हूँ। हमारे यहाँ जो बैंक्स हैं उनका जैसे पूछ लेता है क्या? BKID 000, क्या हो जाए? 000। और अकाउंट नंबर के शुरुआत के 4 अंक दिए होते हैं, जैसे पूछा 7414। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दोस्तों ये जो हमारा आईएफसी कोड दिया होता है, ये हमारा जो है इसका सिक्योरिटी कोड जो है ये दिया गया होता है। आईएफसी कोड हमारा कितने अंकों का दिया होता है? ये हमारा दोस्तों 11 अंकों का दिया होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा जाकर भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? दोस्तों जैसा कि आप सभी को हम लगातार क्लास में बताते रहते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से मोस्ट इम्पॉर्टेंट संबंधित आर्टिकल आप सभी लोग, जैसा कि आप सभी को हमने बता भी चुके हैं दोस्तों। आर्टिकल 60 के अंतर्गत हमारा क्या गया? राष्ट्रपति की शपथ। और आर्टिकल 69 के अंतर्गत दोस्तों ये उपराष्ट्रपति की शपथ का दोस्तों उल्लेख किया गया है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातों के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में कहा गया कि राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की शक्तियाँ होंगी और राष्ट्रपति जो होगा सेना का सर्वोच्च कमांडर होगा। दोस्तों आर्टिकल 53 में ऐसी बात कही गई है। आर्टिकल 54 में हमारा क्या कहा है? निर्वाचन के मेंबर दोस्तों कौन कौन इसमें निर्वाचन में भाग लेगा दोस्तों, ऐसा हमारा आर्टिकल 54 में ऐसी बात कही गई है। आर्टिकल 55 की बात करते हैं दोस्तों। आर्टिकल 55 में हमारा क्या दिया है? आर्टिकल 55 के अंतर्गत हमारा दिया है कि इसकी जो है चुनाव की पद्धति कैसी होगी। चुनाव की पद्धति कैसी होगी दोस्तों? राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति होती है कैसी होती है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति दोस्तों इसकी चुनाव की पद्धति होती है। आर्टिकल 56 की बात करते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। आर्टिकल 56 में इसका कार्यकाल दोस्तों किस में होता है? आर्टिकल 56 के अंतर्गत होता है दोस्तों। आर्टिकल 60 की बात करते हैं दोस्तों। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के पास जो है इसको जो है शपथ दिलाई जाती है। जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश होता है, कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट का होता है जो है चीफ जस्टिस होता है। कौन होता है? चीफ जस्टिस के द्वारा इसको राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को शपथ दिलाई जाती है। किसके द्वारा? ये जो है शपथ जो है दिलाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं आर्टिकल 61 का संबंध किससे है दोस्तों? आर्टिकल 61 का संबंध हमारा किससे है? ये हमारा राष्ट्रपति पर जो है, इसके पास जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है आर्टिकल 61 के अंतर्गत दोस्तों। आर्टिकल 63 की बात करते हैं। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 में भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। और जो है आर्टिकल 64 में ऐसी बात कही गई कि राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति होगा, जो राष्ट्रपति का जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होगा दोस्तों। ये किस आर्टिकल में बात कही गई है दोस्तों? आर्टिकल हमारा 64 में बात कही गई है। जो है उपराष्ट्रपति जो होगा कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। ये हमारा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति होगा दोस्तों। ये किस आर्टिकल में बात कही गई? आर्टिकल 64 में ऐसी बात कही गई है। उसके बाद में दोस्तों हमारा दिया है आर्टिकल 65 के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 65 में क्या बात कही गई है दोस्तों? आर्टिकल 65 के अंतर्गत हमारा क्या कहा गया है? इसके अंतर्गत कहा गया कि यदि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है या कारणवश नहीं है, या उसकी मृत्यु हो गई है, या वो राष्ट्रपति का पद खाली है, उस समय जो है आर्टिकल 65 के अंतर्गत कहा गया कि राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति के कार्यों का क्या करेगा? कार्यों को जो है कौन करेगा? ये उपराष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति के कार्यों का दोस्तों ये कार्यों को जो है उपराष्ट्रपति करेगा। ऐसा दोस्तों आर्टिकल 65 में कहा गया है दोस्तों। आर्टिकल जो है 69 के अंतर्गत हमारा क्या गया है? ये हमारा उपराष्ट्रपति की शपथ
दी गई है। उपराष्ट्रपति की शपथ दोस्तों आर्टिकल 69 में और आर्टिकल 7 में राष्ट्रपति की शपथ दी गई है। दोस्तों ये हमारे कुछ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया निम्नलिखित में से किस राजकुमारी डायना की स्मृति में दिए जाने वाले सम्मान डायना पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। दोस्तों प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेया ठकराल को जो है 2020 में राजकुमारी डायना की स्मृति में दिया जाने वाला डायना सम्मान जो है फ्रेया ठकराल को दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया कर निम्नलिखित में से किस समिति ने इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर प्रणाली पद्धति स्थापित किए जाने की अनुशंसा की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरा समिति। क्या हो जाएगा? सेरा समिति 1995 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन सा निकाय जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मानवाधिकार आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय नहीं है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर निर्वाचन आयोग दिया है। निर्वाचन आयोग दोस्तों आर्टिकल 324 में दोस्तों ये हमारा निर्वाचन आयोग भारतीय निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में दिया गया है। दोस्तों वित्त आयोग की बात करते हैं। दोस्तों वित्त आयोग हमारा किस आर्टिकल में दिया है? दोस्तों वित्त आयोग हमारा आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन दिया गया है। इसमें आर्टिकल 280 के अंतर्गत। उसके बाद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग दोस्तों हमारा 338 आर्टिकल में दिया गया है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 338 में जो है अनुसूचित जाति आयोग दिया गया। दोस्तों भारतीय जो है मानवाधिकार भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हमारे किसी भी संविधान के आर्टिकल में इसका गठन नहीं किया गया, इसलिए दोस्तों ये संवैधानिक निकाय नहीं है। संवैधानिक निकाय कौन होते हैं? जिनका जो है उल्लेख संविधान के अंतर्गत होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम संवैधानिक निकाय क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उन्हें हम संवैधानिक निकाय कहते हैं। उन्हें हम संवैधानिक निकाय कहते हैं। और जिन संस्थाओं को जो हमारे संविधान का उल्लेख नहीं है उन्हें हम असंवैधानिक निकाय कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसा कि दिया गया है मानवाधिकार है हमारा क्या है? ये संवैधानिक निकाय नहीं है। और राष्ट्रीय महिला आयोग ये भी हमारा जो है इसका संवैधानिक निकाय नहीं है। और ये हमारे भारतीय निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग ये सारे हमारे संवैधानिक निकाय हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया करा 1928 में साइमन कमीशन के आने पर किस प्रकार के नारे लगाए गए थे और इसका स्वागत किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा करा साइमन गो बैक के नारे लगे थे। किसके? साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन के नारे लगे थे 1928 में। दोस्तों साइमन कमीशन का गठन दोस्तों कब किया गया था? दोस्तों 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और उसके बाद में बात करते हैं और जब साइमन कमीशन भारत आया था दोस्तों इसमें जो है 7 इसके सदस्य थे। सातों दोस्तों इसके मेंबर अंग्रेज थे। सातों इसके अंग्रेज मेंबर थे। इसलिए दोस्तों लाला लाजपत राय जी ने जो है इसका बहुत ही कठोरता से विरोध किया था। जिसमें क्या हुआ था लाला लाजपत राय के जो है जब इसी के जब युद्ध हुआ था, युद्ध में जो है लड़ाई झगड़े हुए उसमें मारपीट में लाला लाजपत राय जी के सर पर एक लाठी लग गई थी। लाठी लग जाने के कारण लाला लाजपत राय जी की जो है कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो गई थी। दोस्तों साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। इसका गठन 1927 में किया गया था। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी गैस की एक परत से आच्छादित है, इसे कहा जाता है। यानी यहाँ पर सारी जो है लेयर के रूप में सारी गैसें दी। ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सारी गैसें दोस्तों हमारे वायुमंडल में दी हैं। कहाँ दी हैं? ये हमारे वायुमंडल में दी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल। क्या हो जाएगा? वायुमंडल में सारी गैसें दी गई हैं, ना कि दोस्तों तापमंडल में, ना कि जलमंडल में, ना कि जैवमंडल में। जहाँ पर सारे जीव जंतु रहते हैं और वहाँ उसे क्या कहते हैं? हम जैवमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? जैवमंडल कहते हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। गूगल निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी में अपनी बाढ़ जो है पूर्वानुमान कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके यह पूर्वानुमान किया जा सकता है कि यह कब और कहाँ बाढ़ आ सकती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय जल आयोग। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका केंद्रीय जल आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप पूछा गया करें गूगल निम्नलिखित में से केंद्रीय जल आयोग की साझेदारी में बाढ़ पूर्वानुमान कार्यक्रम विस्तार कर रहा है। किसकी साझेदारी में? केंद्रीय जल आयोग की।
और पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया कर जुलाई 2020 में रॉकेट मॉर्गेज क्लासिक गोल्फ टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किसने जीता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्रायसन डी कैबू ने जीता था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रायसन डी कैबू ने जीता था। अगला प्रश्न दिया कर निम्नलिखित में से कर एक्वा रेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर हमारा कौन सा प्रश्न आया? निम्नलिखित में से सही नहीं है। अक्सर हम नहीं है नहीं पढ़ पाते हैं और अक्सर हम इसको सही पढ़ लेते हैं। जैसा कि हमने पहला पढ़ा कि एक्वाराइजिया नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन होता है, पहला ही ठोंक के आ गए, उसके बाद में हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। लेकिन हमें क्या करना है? प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है ताकि हमारे एग्जाम में हमारा प्रश्न गलत ना हो। यहाँ पर दिया करा कि एक्वाराइजिया नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन होता है। राइट आंसर एकदम सही है। करा एक्वारेजिया के कार्बनिक यौगिकों के साथ मिलाने पर विस्फोट हो सकता है। राइट आंसर है कि एक्वारेजिया विलयन बहुत ऊर्जा युक्त एवं विस्फोट संभाव्यता वाला होता है। एकदम राइट आंसर है। इसके बाद में दिया इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का अनुपात रेशियो जो है 3:2 का मिश्र होता है। एकदम हमारा गलत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया कर है CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने किस वर्ष स्वराज पार्टी की स्थापना की है? जैसा कि दोस्तों हम जब कोई एक प्रश्न लेते हैं उससे संबंधित जितने सारे प्रश्न होते हैं वो सारे आप सभी को बता चुके हैं। जिससे जैसा कि आप सभी को हमने कल की क्लास में बताया था कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने जो है 1923 में स्वराज पार्टी की गठन किया था। दोस्तों ऐसा हमने पिछली क्लास में कल की क्लास में बताया था। वो दोस्तों आज की क्लास में हमारा पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पर 1924 में आप सभी को बताया था जो है यहाँ पर गांधी जी ने जो है बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक की अध्यक्षता की थी। एक बार मात्र कांग्रेस की अध्यक्षता दोस्तों कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। ऐसी बात भी हमने आप सभी को कल बताई थी। और उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किसके सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगन और बाबालक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। दोस्तों हरियाणा की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा कौन सा है? राखी गढ़ी। कौन सा है? राखी गढ़ी दोस्तों हमारा किस राज्य में स्थित है? राखी गढ़ी दोस्तों हरियाणा राज्य में स्थित है। दोस्तों राखी गढ़ी बात करते हैं दोस्तों स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ये हमारा राखी गढ़ी है। ये कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। गुजरात की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर लोथल है। कौन सा है? लोथल दोस्तों किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? लोथल ये हमारा गुजरात राज्य में पड़ता है। एक समुद्री बंदरगाह भी था। सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह भी लोथल था। और यहाँ पर हमारा कालीबंगन हो गया। यहाँ पर जुते हुए खेत के प्रमाण भी यहाँ आप सभी को देखने को मिले थे। उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि पाउंड लगभग के बराबर होता है। पाउंड जो है लगभग किसके बराबर होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? 350.59 ग्राम या 453.59 ग्राम या जो है 654.59 ग्राम या 534.59 ग्राम। दोस्तों यहाँ पर इसका एग्जैक्ट राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। सेकंड राइट आंसर हो जाएगा 453.59 ग्राम जो है 1 पाउंड के बराबर होता है। कितना होता है? 1 पाउंड बराबर कितना होता है? 1 पाउंड बराबर कितना होता है? ये हमारा होता है 453.59 ग्राम के बराबर होता है। 59 ग्राम के बराबर होता है। ये प्रश्न हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया कर है कि अगस्त 2020 में जीवन पर लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने प्रदान किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्री नरेश कुमार ने प्रदान किया था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया है निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन स्थल भारत के पूर्णतया उत्तरी भाग में अवस्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? टोपरा जो है भारत के पूर्णतया उत्तरी भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्णतया उत्तरी भाग में अवस्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा दिया कर है कि किस देश के द्वारा अक्टूबर 2020 में चार टेस्ट एक दिवसीय वनडे टेस्ट जो है T20 राष्ट्रीय मैच खेलों की श्रृंखला खेलने के लिए भारत के दौरे की तारीखों की घोषणा की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया।
इंग्लैंड दोस्तों की बात करते हैं। इंग्लैंड दोस्तों ये क्रिकेट का जन्मदाता किसे हम कहते हैं? क्रिकेट का जन्मदाता, क्रिकेट का जन्मदाता दोस्तों किसे कहते हैं? इसे हम जो है इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता कहते हैं। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है माही नदी की एक सहायक नदी नहीं है? यहाँ आप सभी को, यहाँ पर हम अभी आप सभी को 3 प्रश्न दिखा चुके हैं जहाँ पर पूछा गया कि नहीं है। यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर 3 प्रश्न नहीं वाले हैं, इनमें से 2 प्रश्न अक्सर लोगों के गलत हो जाते हैं। दो एक में उन्होंने देख लिया तो देख लिया, नहीं तो सभी को नहीं को हाँ दिखाई देता है, नहीं को हाँ दिखाई देता है। इसीलिए हमारे एग्जाम में प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत ही अधिक होती है। आप सभी को पता होगा क्वेश्चन का आंसर, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे। लेकिन हाँ, अपने एग्जाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आप सभी को पता होगा माही नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सोम, जाखम, अनास दोस्तों, ये तीनों सहायक नदियाँ हैं। और तेंदुनी ये नहीं है दोस्तों। हम क्या करेंगे, हम पहले लगा के आ जाएंगे सोम। बिल्कुल क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। यहाँ पर 3 प्रश्न आप सभी को ऐसा हमारे एक शिफ्ट में 3 ऐसे प्रश्न आप सभी को दिखाई दिए जिनमें हमारा क्या पूछा है, कौन सा नहीं है, कौन सा इससे संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा तेंदुनी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा तय करें कि समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त के जो है उत्तराधिकारी को हम किस नाम से जानते थे? विक्रमादित्य के नाम से जानते थे। किस नाम से? विक्रमादित्य के नाम से जानते थे। जो है समुद्रगुप्त को सेंट्रोकोटस के नाम से भी जानते थे। किस नाम से? सेंट्रोकोटस के नाम से समुद्रगुप्त को भी हम जानते हैं। और अगला प्रश्न हमारा दिया कर है कि राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग अपने चालुक्य के अधिपति को पदच्युत करने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरण्यगर्भ। क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा हिरण्यगर्भ। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया कर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर भाद्रपद माह में मनाया जाता है? कौन सा जो है पर्व जो है भादों के महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है, हमारा भादों के महीने में मनाया जाता है दोस्तों। ये हमारा फाल्गुन के महीने, हमारा होली का त्यौहार दोस्तों फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। और दिवाली जो हमारा किस महीने में मनाया जाता है? दोस्तों दिवाली हमारा अश्विनी के महीने में मनाया जाता है। और जो है मकर संक्रांति हमारा माघ के महीने में मनाया जाता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य में। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा तीनों राज्य में ये इसका विस्तार फैला हुआ है अरावली पर्वत का। ये सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कितनी है दोस्तों? इसकी सबसे ऊंची चोटी का ये हमारी कौन सी है? 1722 मीटर। कौन सी है? 1722 मीटर है। और इसका आंसर आपसे वो कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? इसका आंसर, इसकी ऊंचाई हमने आप सभी को बता दी कि इसकी कितनी है, 1722 मीटर है। और बढ़ते इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न। और अगर आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे तो हमें भी ऐसा लगेगा कि हाँ, कुछ लोग जो है जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिज्ञासु लोग हैं और प्रश्नों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कि हमें लगेगा। अगला प्रश्न अगर निम्नलिखित में से कौन सा हृदय स्पंदन लय से संबंधित है? कौन सा जो है हृदय से संबंधित जो है, हृदय स्पंदन दर से लय से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अतालता एर्दिया जो है। ये रोग जो है अतालता या एर्दिया रोग जो है, ये हमारा हृदय से रोग संबंधित है। किससे संबंधित है? ये हमारा हृदय से संबंधित है। ग्लूकोमा है हमारा आँख से संबंधित है। कहाँ से? ग्लूकोमा हमारा आँख से संबंधित रोग है। दोस्तों ये हमारी आज की क्लास थी। आप सभी को कैसी लगी? और यदि अच्छी लगी तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो प्रश्न हमने आप सभी को बताया है होमवर्क के लिए, उसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। और जल्द से जल्द मेरा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करवाइए और 3000 आवर जो है वाचिंग टाइम पूरा करवाइए। ये सब आप सभी पर डिपेंड करता है। आप सभी को हम अच्छा से अच्छा जो है कंटेंट देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को जितने सारे हमारे ऑप्शन से बनने वाले प्रश्न हैं, आप सभी को बनाकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगी तो फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। कल फिर मिलेंगे सुबह 7:30 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।